हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। चारों केसेस हमने पढ़ लिए थे। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड द फोर्थ वन दोनों ही वीक हों, वीक एसिड एंड वीक बेस। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। लास्ट वाले केस में हमने एक अप्रॉक्सीमेशन भी किया था कि H1 इज इक्वल टू H2, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन और एनायन को बराबर मान लिया था। उसके बेसिस पर फिर हमने फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया था। लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन इट। नोट डाउन द क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, क्वेश्चन ऐसे कह दे कि फाइंड pH, KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ, मान लो कुछ ऐसे कह दें CH3 COO NH4 0.2m सोल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ हो, Ka दिया हुआ है, बल्कि Kb दिया हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। देखो, Kb दिया हुआ है CH3 CO माइनस का, दिस इज 5 × 10⁻⁻10। फॉर एग्जाम्पल Ka दिया हुआ है, मान लो अमोनियम आयन का, सो दिस इज गिवन एज व्हाट, मान लो 2 × 10⁻⁹। ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो बताओ pH क्या होगा, KH क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा। अब चूंकि हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो पहचान में आ जाना चाहिए, ये एक साफ दिखाई पड़ता है कि एक सॉल्ट है। सॉल्ट है तो अकॉर्डिंगली ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट भी कौन सा, वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट। अच्छा, ये डेटा देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। ये K भी दिया हुआ है एसीटेट आयन का, और हमें चाहिए होता है K। तो आप तो जानते हो ना कि K × Kb इज इक्वल टू KW फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो मुझे अगर K चाहिए किसके लिए, CH3COOH के लिए, तो वी कैन फाइंड आउट KW 10⁻⁻14 अपॉन Kb, दैट इज 5 × 10⁻⁻10। तो कितना हो गया ये 0.2 × 10⁻⁻4, 2 × 10⁻⁻5 आ गई ये वैल्यू। ऐसे ही मुझे अमोनिया के लिए Kb चाहिए होगा, तो अमोनिया के लिए Kb निकालना है। अमोनिया के लिए तो दैट इज KW अपॉन K 10⁻⁻14। क्वेश्चन में डेटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ एसिटिक एसिड और अमोनिया के लिए Ka एंड Kb, उन्होंने उल्टा करके दे दिया। तो जैसी जरूरत होगी वैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो Ka कितना दिया हुआ है, दिस इज 2 × 10⁻⁹, तो कितना 0.5 × 10⁻⁵, यही हुआ ना, हाँ 5 × 10⁻⁶। अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया है अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व। इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो साफ दिखता है कि KH का फॉर्मूला पहला तो नहीं, पहला तो pH बतानी थी। तो pH का फॉर्मूला क्या था, हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। हाफ pKw इज 14, यू नो वेरी वेल। व्हाट इज pKa, किसका, एसिटिक एसिड का। तो pKa अभी फाइंड आउट किया है। तो pKa कितना, 5 - log 2। अब तो लॉग लेना आ गया होगा अच्छे से आपको। माइनस pKb, Kb की वैल्यू दिस मच है, तो -6 - log 5। ये तरीके हैं कैलकुलेशंस के, आप उसको फॉलो करेंगे। तो हाफ कितना, 14 प्लस 5 19 में से 6 चला गया, तो कितना 13 माइनस log 2 माइनस log 5, तो -0.3 +7.7, माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये, राइट। तो यहाँ से जरा देखेंगे तो हाफ × 13 तो 2 6.7, यही है pH, क्वाइट क्लोज टू 7। 6.7 ऐसा सॉल्यूशन है जो इवन लिटमस टेस्ट भी नहीं देता। लिटमस टेस्ट अच्छे खासे एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं या अच्छे खासे बेसिक सॉल्यूशंस देते हैं। तो ये तो आ गई pH। एक बार कैलकुलेशन आप रीचेक कर लेना भाई। देखो, हाँ अच्छा, KH क्या, सेकंड पार्ट क्या चाहिए था हमें,
हमें चाहिए KH। सो व्हाट इज KH ऑफ द सोल्यूशन? आपको फॉर्मूला पता है इस वाले केसेस में KW अपॉन K इंटू KB। व्हाट इज KW? KW इज 10 टू द पावर -14 अपॉन K की वैल्यू एसिडिक एसिड के लिए अभी फाइंड आउट की थी 2 × 10 टू द पावर -5 इंटू KB फॉर अमोनिया इज 5 × 10 टू द पावर -6। तो कितना हो गया 10 की पावर -14 अपॉन 5 दूनी 10 और 6 और 5 11 10 की पावर -10 10 की पावर -4 आ गया। जरा देख लो तो ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -4। थर्ड पार्ट हमें क्या चाहिए था? H चाहिए था और H ऐसे केस में क्या होता था? अप्रॉक्सीमेशन की भी जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ KH, ये फॉर्मूला था। So accordingly guys you can do the question. What is the root of KH? Root of KH means 10 to the power -2 upon 1 plus 0.01 0.01 upon 1.01 approximately 0.01, यही बोल दो आंसर बस। तो extent of hydrolysis is nearly 0.01. Accordingly you can solve question. तो ये था एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आयनिक क्यों भारी, क्यों डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को? आयनिक से क्यों घबराते हैं बच्चे? उसे घबराने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो खो जाते हैं आयनिक में। केसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं इसमें। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो ना, शुरुआत से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते आ रहे हो ना, तो आपको पहचान पड़ जाएगी कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। सॉल्ट है तो कौन सा वाला सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तो पॉलीवेलेंट कैटायंस एंड पॉलीवेलेंट एनायंस भी आएंगे सॉल्ट्स में, हालांकि उसके ऊपर जेई में क्वेश्चन कमी आते हैं। ये चारों केसेस इंपॉर्टेंट थे फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो। ये चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम इसी को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को आगे बढ़ाएंगे, बट पहले एक बार ये नोट कर लो, नोट इट डाउन। अब जैसे मान लो सॉल्ट्स थे, सॉल्ट्स में अभी तक हमने जो चारों केसेस देखे, ध्यान दो, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, उसमें कैटायन या एनायन पर +1 या -1 चार्ज ही था। मोनोवेलेंट कैटायन या मोनोवेलेंट एनायन ही थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कैटायन और एनायन पर चार्ज एक से ज़्यादा हो, जैसे सल्फाइड आयन, सोडियम सल्फाइड। सोडियम आयन का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब तक तो याद हो गया होगा आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायंस एंड स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायंस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इट इज सच ए नेग्लिजिबल दैट यू डू नॉट कंसिडर इट। तो सल्फाइड आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो फिर कैसे करें? तो लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट्स कंटेनिंग पॉलीवेलेंट कैटायन और पॉलीवेलेंट एनायन, लिखो हेडिंग। हालांकि ये जेई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बताऊंगा सारी बात, नोट करें। तो पीएच या हाइड्रोलिसिस ऑफ salt containing polyvalent cation or polyvalent anion। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट कंटेनिंग पॉलीवेलेंट कैटायन और पॉलीवेलेंट एनायन, इनको कैसे बतलाएंगे? जैसे मान लो हम पॉलीवेलेंट कैटायंस पॉलीवेलेंट एनायंस ऐसे हो सकते हैं। चलो मैं 2 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ एनालिसिस ए। सॉल्ट
हैविंग पॉलीवेलेंट एनायन। ऐसे सॉल्ट जिनमें पॉलीवेलेंट एनायन हो और उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा हो, जैसे कौन, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। जरा देखना, सोडियम आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा, सल्फाइड आयन का। सोडियम आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा, कार्बोनेट आयन का। क्यों, ऑक्जेलेट आयन, क्यों, फॉस्फेट आयन, ऑर्थोफॉस्फेट आयन। तो यहां पर सल्फाइड आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो पॉलीवेलेंट एनायन हो गया ये, पॉलीवेलेंट एनायन। तो पॉलीवेलेंट एनायंस कौन से हो गए, जैसे सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन एक्सेट्रा, ये सब। यहां भी जैसे फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, Na+ का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, तो इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ पॉलीवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और आपने पढ़ा भी था कि एनायंस अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स और टर्न्स बेसिक एंड दे गिव द लिटमस टेस्ट, दे गिव द लिटमस टेस्ट। तो चलो बात करते हैं पॉलीवेलेंट एनायन। बाईवेलेंट आयन ले लें, सल्फाइड आयन है, 2 नेगेटिव चार्ज है। ये सल्फाइड आयन कहां से ऑब्टेन हुआ होगा, H2S से, एसिड से आएगा ये। तो बाईवेलेंट एसिड का सिंबल क्या हुआ, H2A। तो H2A सिंबल है मान लो बाईवेलेंट का, तो इसका एनायन कौन आया यहां से, A2-। जैसे कौन, जैसे सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन एक्सेट्रा, इस टाइप का। तो चलो बाईवेलेंट एनायन A- लिया, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, A2-। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक बार नहीं 2 बार में हाइड्रोलिसिस होगा इसका, क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा था ना वो डाइप्रोटिक या ट्राइप्रोटिक एसिड का एनालिसिस। डाइप्रोटिक एसिड था तो वो 2 बार में टूटता है, उसके 2 Ka होते हैं, Ka1 एंड Ka2। ऐसे यहाँ पर सल्फाइड आयन या A2- है, बाईवेलेंट आयन है, तो इसका 2 बार में हाइड्रोलिसिस होगा और उनके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होंगे KH1 एंड KH2। सुनो ध्यान से, बिल्कुल वैसे ही है ये, जैसे हम डाइप्रोटिक एसिड पढ़ते थे या ट्राइप्रोटिक एसिड पढ़ते थे, 3 बार में आयोनाइज होता था। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, Ha- प्लस व्हाट, OH-। दिस इज KH1। अच्छा, Ha- का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्या बनाएगा, H2A प्लस OH-। 2 बार में हाइड्रोलिसिस होगा और इन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को बोलोगे KH1 एंड KH2। व्हाट इज KH1, मान लो कंसंट्रेशन C थी इसकी, A2- जो एनायन था, सॉल्ट की कंसंट्रेशन C थी। अब कुछ तो खर्च होगा, मान लो X खर्च हुआ, क्या बना, X, क्या बना, X। बट नहीं, ये अगले स्टेप में फिर खर्च हुआ, कितना, मान लो Y खर्च हुआ। ये कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ चुके हो ये सब। डाइप्रोटिक एसिड का डिसोसिएशन ऐसे ही पढ़ा था आपने। तो X में से Y खर्च हुआ, क्या बना, Y, क्या बना, Y। बट OH- X आया पहली इक्वेशन से, Y आया दूसरी इक्वेशन से। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कितनी बार पढ़ोगे, बहुत बार पढ़ोगे, और भी आएगा आपके सामने इस चैप्टर में। 2 केमिकल रिएक्शंस अलग अलग हो रही हैं एंड हैविंग वन ऑफ द स्पीशीज कॉमन, क्या बन गया ये, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब तो खुद ही बता दो आप, X plus Y and this is Y plus X। Got it guys? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तब समझ में आती है बात ये सब। अब बाकी KH1 तो पता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, पहले तो एक बात कह दो, कैसे लिखोगे, Ha- इंटू OH- अपॉन A2-। फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, हमें इन सभी केसेस में 3 बातें बतानी होती है। कौन सी 3, pH, KH, H। एक काम करो, अब तो याद होगा ना क्या किया था हमने, H+ से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये तो कौन है, ये तो पता है आपको कौन है, कौन है ये, कौन, KW। एंड व्हाट इज इट, ये जरा सोच के बताओ आप देखो, अब आपकी नॉलेज काम करेगी। अब मैं हर बात बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। ये कौन है नीचे वाला,
H प्लस इंटू A2 माइनस अपॉन HA माइनस। ये कौन है? ये HA माइनस का डिसोसिएशन का उल्टा प्रोसेस है। ये कुछ नहीं है, K2 है ऑफ H2A। डाइप्रोटिक एसिड जिसका ये एनायन है, उस डाइप्रोटिक एसिड का K2 है। तो यहां से मालूम पड़ता है कि KH1 इज इक्वल टू KW अपॉन K2। किसका K2? H2A का। कौन H2A? वो H2A जिसका A2 माइनस एनायन है। एक बार नहीं, 2 बार लिख के करना पड़ेगा। ये हो सकता है आपने पहले सब ये पढ़ा भी ना हो। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पॉलीवेलेंट एनायन या पॉलीवेलेंट कैटायन के हाइड्रोलिसिस पर मुझे याद ही नहीं पड़ रहा कभी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एसिडिक होगा या बेसिक होगा एंड ऑल दैट, एक्वस सॉल्यूशंस। बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो फॉर्मूला यही हो गया, गॉट इट। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। साथ में फॉर्मूले के साथ साथ में मैं अगर वैल्यू पुट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। KH1 तो किसके बराबर था? HA माइनस की कंसेंट्रेशन तो X माइनस वाई, X प्लस वाई अपॉन C माइनस X, इक्वेशन नंबर 1। जरा यहां दे दो, इधर आओ। KH2 बताओ किसके बराबर हो जाएगा? सिमिलरली क्या सर, कर ही देते हैं, फाइंड आउट। H2A कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट OH माइनस अपॉन HA माइनस। एक काम करो, H प्लस से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। थोड़ी देर के बाद में एक फॉर्मूला आएगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप चाहो तो ये डेरिवेशन भूल भी सकते हो, अभी तो समझो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। H प्लस से मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी करा, आप तो समझ गए होंगे। व्हाट इज इट? KW। एंड व्हाट इज इट? K1। किसका K1? H2A का, उस डाइप्रोटिक एसिड का जिसका ये एनायन है A2 माइनस। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी KH2 इज इक्वल टू, दिस इज KW अपॉन K1। किसका K1? H2A का। और इसका एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया? जरा देखो, y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अरे मैं देख लूँ, कट तो नहीं गया नीचे से, दोबारा लिख देंगे वरना। बच गया, चलो आ गया। तो KH2 की वैल्यू KW अपॉन K1, यहाँ से ये एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2। आप तो जानते हो अब ये 2 इक्वेशन बन गई। K1 K2 क्वेश्चन में पता होंगे, कंसंट्रेशन C पता होगी, 2 अननोन है X एंड Y। कहने को तो नाम, फॉर द नेम सेक यू कैन सॉल्व इट बट यू कांट सॉल्व इट। अब तक तो समझ गए होंगे, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, दोनों क्वाड्रेटिक बन रहे हैं, ना होंगे सॉल्व, ना होते सॉल्व ये, तो फिर अप्रॉक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा एंड अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड। तो विदाउट अप्रॉक्सीमेशन वी कांट सॉल्व क्वेश्चन। तो लिखो सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन। पहले यहां तक की बात लिखी हो जरा, मैं ये सब हटाऊंगा ऊपर की जितनी फालतू बातें हैं। अभी हम पॉलीवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट जो भी हैं। पहले नोट करो ये पूरी बात यहां तक। बस बाकी का एनालिसिस यही रखते हैं। अप्रॉक्सीमेशन सूटेबल सुटेबल अप्रॉक्सीमेशंस, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक बात तो समझो, KH1 इज इक्वल टू KW अपॉन K2 है, और आप किसी भी डाइप्रोटिक एसिड के लिए ये तो पता हुआ है कि K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2। फॉर a polyprotic acid K1 is greater than K2 is greater than K3 and so on अगर हैं तो इसका मतलब ये K2 छोटा है K1 से या K2 नीचे आ रहा है तो KH1 ग्रेटर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ KH1 is greater than KH2 and so on, greater than KH3 and so on।
इसका मतलब पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH1 ज़्यादा है तो सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH2 अच्छा खासा कम होता है, तो y इज मच लेस देन x। यही तो चाह रहे थे कि y उड़ जाए, उड़ गया लॉजिक के साथ। सो y इज मच लेस देन x, तो जहां जहां x प्लस y है वी कैन टेक x, जहां जहां x माइनस y है वी कैन टेक x। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जरा इक्वेशन 1 2 पर आना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ये रही 1, क्या बन गया, y उड़ा दो, y उड़ा दो, x स्क्वायर अपॉन c माइनस x, तो KH1 की वैल्यू हो गई x स्क्वायर अपॉन c माइनस x, और KH2 की वैल्यू हो गई y इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो y इंटू एक्स अपॉन एक्स, इग्नोर करने के बाद x से x कैंसिल y। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अभी भी एक अप्रॉक्सीमेशन का स्कोप और है, अभी भी क्वाड्रेटिक है इक्वेशन x में, x को भी उड़ा दो, ऐसे ऐसे कहने से थोड़ी उड़ेगा, x को उड़ाना है, तो इसका मतलब KH शुड बी स्मॉल, KH1 शुड बी स्मॉल एंड C शुड बी हाई, ताकि H1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1, बिल्कुल अर्लियर जैसे केसेस। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, इफ KH1 इज लो एंड C is high, so that H1 is equal to H1 which is equal to square root KH1 upon C is less than equal to 0.1, then X is much less than C, तो C minus X को क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। अगर KH1 लो है और C हाई है तो फिर H1 जो कि अप्रॉक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट KH1 अपॉन C, 0.1 के बराबर या उससे कम हो तो फिर x को भी उड़ा दो, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गई, तो इक्वेशन नंबर 3। अब यहीं पे स्टूडेंट्स अटकते हैं, वो खो से जाते हैं। खोने से बेहतर है कि आप 2-3 बार पेपर पे सॉल्व करें, टाइम दें अब आयनिक को। आयनिक तो उड़ा बैठा है, वरना ऐसा नहीं है कि हम डिजिटल क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ में आता है, नहीं, वो बात नहीं है। क्लास में भी जब पढ़ाते हैं तो जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा होगा और समझ रहा होगा इन चीज़ों को, उसके तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो बस आप समझ गए, 2 या 3 बार इन सबको लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस पड़ेगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लॉजिक कनेक्ट कर पाओगे एंड तब आप बढ़िया से कर पाओगे। तो कई चीज़ों को तो कोई चीज़ें आसान होती हैं तो बस एक बार पढ़ा क्लिक कर जाता है, हो गया। कुछ में तो आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ें सब। तो इक्वेशन 3 बिकम्स व्हाट इट बिकम्स, तो इक्वेशन 3 में x को उड़ा दिया तो फिर KH1 जो कि किसके बराबर था, KW अपॉन K2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C। x की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन K2। अब बात आती है pH कैलकुलेशन। अब मैं ये हटा ही देता हूँ, साफ देखता है OH माइनस कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, x प्लस वाई के। pH निकालना है तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, अब जगह नहीं बच रही यहाँ पर, तो मैं यही हटा देता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो, OH माइनस कंसेंट्रेशन अभी अभी आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, जो हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है, साफ दिखता है वो x प्लस वाई है। y तो वैसे ही इग्नोर करे बैठे, उड़ा दिया आपने। और x की वैल्यू कितनी आ गई थी, स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन KA2। बट नहीं, हमें तो H प्लस चाहिए, तभी तो pH आएगा, KW अपॉन OH माइनस। तो KW अपॉन OH माइनस की वैल्यू ये रही, एंड वंस यू सॉल्व इट दिस बिकम्स रूट ऑफ KW K2 अपॉन C, और जब लॉग लोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा pH इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA2 प्लस लॉग C।
ये रहा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जब भी एप्लीकेबल है जब H1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1, जब H1 को इग्नोर कर पाए हैं इन कंपैरिजन टू 1। बस अंतर क्या सर, ये तो पता है, ऐसे तो करा था हमने फॉर्मूला, ये तो पढ़ा था हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस का। हाँ बस अंतर है, यहां पर क्या आया है pKa2, वहां क्या था, जैसे हमने वो कौन सा केस था, शायद सेकंड वाला केस था, केस 2, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था केस 2 एनायनिक हाइड्रोलिसिस में, मोनोवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या फॉर्मूला था, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। और यहां क्या आया, बाइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस था, तो pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa2 आ गया यहाँ, A1 नहीं A2 लास्ट वाला आएगा, एंड log C। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कैन कंस्ट्रक्ट द मॉडल लाइक दिस, जैसे मैंने डिराइव किया है, क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। तो गाइज ये तरीका था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द pH एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बाइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बाइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस कौन, जैसे सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन एटसेट्रा, उनके लिए बढ़िया एप्लीकेबल है ये, प्रोवाइडेड H1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है इसमें हमने, क्वाड्रेटिक से बच गए थे हम यहां पर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब बात आती है तो बाइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस का है, pH निकालने का फॉर्मूला, ऑब्वियसली pH विल बी मोर देन 7। ट्राइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हुआ, जैसे फॉस्फेट आयन PO4 3-, तो वो ट्राइवेलेंट है, उसके 3 Ka होते हैं, 3 KH भी होंगे उसके, KH1 KH2 KH3, तो बताओ कौन सा Ka आएगा, K3 आएगा। डिराइव करोगे तो चाहो तो डिराइव करके देख भी लेना, तो मैं उस बात को नोट करके लिखूंगा, यहां तक की बात मेरा नोट करो, नोट इट डाउन। तो आप सुनो, आप तो एक तरीके से फॉर सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन एटसेट्रा, pH का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ pKw, वो जो यहाँ लिखा था वही लिख रहा हूँ, प्लस pKa2, A2 लाना है, A1 नहीं, तो pKa2 प्लस log C कंसेंट्रेशन। बट यदि आप ट्राइवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, जैसे PO4 3-, ASO4 3- एटसेट्रा, तो बताओ फॉर्मूला कितना, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa कौन सा 3 प्लस log C। तो गाइज ये फॉर्मूला है, और ये जब भी एप्लीकेबल है व्हेन H1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1, व्हेन H2 इज लेस देन इक्वल टू 0.1, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, इस तरीके से फॉस्फेट, आर्सेनेट, इन सब के लिए ये फॉर्मूला आएगा व्हेन H2 इज लेस H1, H2 नहीं, सॉरी H1। तो पॉलीवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस में अगर बाइवेलेंट है तो pKa2 आएगा, मोनोवेलेंट है तो बस pKa आएगा, एक ही तो pK होता है, और यदि ये सब है तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। सिमिलरली B, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला विल कम। जैसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या था, मोनोवेलेंट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, केस 3 था वो। हाइड्रोलिसिस में क्या, pH इज इक्वल टू हाफ
पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये था। तो यहाँ भी यही आएगा। जैसे मान लो अगर जैसे फेरस आयन कोबाल्ट 2+, जरन 2+, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है एटसेट्रा, बेरिलियम 2+, एटसेट्रा। इनके हाइड्रोलिसिस के लिए पीएच का फॉर्मूला होगा हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस पी के बी कौन सा 2। भैया बाइवेलेंट कैटायन हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है तो जैसे एग्जाम्पल भी ऐसे होंगे जैसे FeCl2, जैसे CoCl2, जैसे Zn जिंक नाइट्रेट, इस टाइप के एग्जाम्पल, जैसे Be बेरिलियम नाइट्रेट, इस टाइप के एग्जाम्पल, यही तो हैं ये। क्लोराइड आयन का हाइड्रोलिसिस तो होता ही नहीं, फेरस का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। नाइट्रेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, बेरिलियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। एंड द फॉर्मूले में अगर मोनोवेलेंट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस था तो फॉर्मूला क्या था, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। बट अब बाइवेलेंट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो पी के बी2 आएगा। और ध्यान दें दिस इज एप्लीकेबल व्हेन H1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। सिमिलरली अब बात आती है कि क्या ये सर वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है? ना है इंपॉर्टेंट, जेई ने पूछा ही नहीं क्वेश्चन। बट देखो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हम कोई पेपर सेटर थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि अपनी कोई सेटिंग है वहाँ पे। किसी की कोई सेटिंग ना होती है। IIT जेई में या NTA में पेपर्स बनते हैं तो बहुत कई जगह सोर्सेज से पेपर लिए आते हैं, फिर रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, किसी को नहीं पता क्या आने वाला है उसमें, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस्ड हो। हम क्यों कहते हैं कि ये कम इंपॉर्टेंट है? हम पिछले 10 से 20 साल का 15-20 साल का एक डेटा निकाल के देखते हैं और हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं उन्होंने पॉलीवेलेंट कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो उसके बेसिस पर हम बोल देते हैं कि यार ये कम इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए वो। तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। तो एक जो बहुत सीरियस एक अच्छा स्टूडेंट होता है कि नहीं कुछ नहीं छोड़ूंगा, ही डज नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, वो तो सब कुछ करता है, तो वो तो पढ़ेगा इसको। एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है 20 साल लाया तो अब क्या आएगा, ऐसे थोड़ी कि मेरी किस्मत ही खराब है इस साल आएगा, तो वो छोड़ देता है। चलता भी है कई बार, बट अगर सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्यों छोड़ना। ये तो जब की स्थिति होती है जब हमारे पास टाइम कम हो, प्रिपरेशन पहले से हज़ार्ड हो गई हो और अच्छे से प्लान ना हुई हो, तब इस तरह की स्थिति आती है। अभी तो भैया पूरा पढ़ रहे हो, सिस्टमेटिकली पढ़ो, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो लाइक दैट यू विल से ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के सॉल्यूशन एसिडिक ही होते हैं। अच्छा यही अगर पॉलीवेलेंट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में ट्राइवेलेंट हो, जैसे फेरिक आयन, जैसे Al3+, कोबाल्ट 3+ आयन एटसेट्रा, जैसे फेरिक क्लोराइड बहुत ही कॉमन एक्वस सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, इनकी बात चल रही है। तो इन केसेस में बताओ फॉर्मूला क्या होना चाहिए? पीएच की वैल्यू हाफ पी के डब्ल्यू, बोलो क्या लिखना है? अरे बोलो पीकेबी कौन सा 3, लास्ट वाला आना है पीकेबी। फेरिक आयन के फेरिक हाइड्रोक्साइड है जैसे FeOH थ्राइस, इसके 3 Kb होंगे, Kb1 Kb2 Kb3, क्यों? क्योंकि ट्राई एसिडिक बेस है, तो माइनस लॉग सी। अच्छा फॉर्मूले जब भी एप्लीकेबल हैं व्हेन H1 is less than equal to 0.1. Guys, like that you have to say. एडवांस्ड वाले जो बच्चे एडवांस्ड में 100, 200, 500 रैंक एम करते हैं, उनको तो कुछ छोड़ना नहीं होता, उन्हें तो सब कुछ पढ़ना होता है। सो गाइज ये था, ये फॉर्मूले थे। एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर लेंगे, एक आध जनरल क्वेश्चन भी बात करेंगे यहाँ पर। नोट करें ये फॉर्मूले, यूज़ करेंगे सब। Noted?
वेल मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT JEE में आया हुआ है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, पूछते हैं फिर हाउ मैनी ऑफ फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, इनमें से कितने ब्लू लिटमस रेड करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल कॉमन भी होंगे, जैसे C6H5NH3Cl, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, जैसे बेरियम नाइट्रेट, जैसे जिंक क्लोराइड, जैसे पोटाश एलम। क्या फॉर्मूला होता है पोटाश एलम का, याद भी रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, K2SO4 Al2SO4 thrice 24 H2O, दिस इज कॉल्ड पोटाश एलम। जैसे मान लो और एग्जांपल ले लें, CH3CONH4, जैसे मान लो और एग्जांपल ले लें HCO NH4, जैसे मान लो और एग्जांपल 3 और 3 6 और स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड, और जैसे एग्जांपल ले लिया पोटेशियम साइनाइड। आगे ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, इनमें से कितने ब्लू लिटमस को रेड करेंगे। अच्छा, ब्लू लिटमस को रेड कौन करते हैं, एसिड सॉल्यूशंस। तो एसिड सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, एसिड सॉल्यूशंस में या तो एसिड ही हो या फिर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो। जरा देखना, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यस दिस इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यस दिस इज द आंसर। क्यों, Cl- का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये कैटायन वीक बेस है, ये इसका कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक, यस दिस इज द आंसर। यस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि नाइट्रेट आयन का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। नो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, नो हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यस जिंक आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, क्लोराइड आयन का हाइड्रोलिसिस तो होता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। पोटाश एलम नहीं, K+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सल्फेट आयन का भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, यस पोटेशियम। पोटाश एलम जो होता है पानी में घोल दो तो सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट केस आपको याद हो तो मैंने बताया था। ये क्या है, ये जरा बताइए क्या है। ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। मैंने कहा था कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में जो pH होती है वो 7 के आसपास ही घूमती है, क्योंकि कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस है और एनायन का भी। कैटायन का हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने की कोशिश करता है, एनायन का हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन को बेसिक बनाने की कोशिश करता है। इफेक्ट न्यूट्रलाइज करते हैं ये, जरूरी नहीं है pH 7 ही हो, बट 7 के आसपास ही घूमती है, 6.5 6 7.5 7 7.25 8 तक, 6 से 8 तक अगर pH है तो वो लिटमस टेस्ट देते ही नहीं। लिटमस टेस्ट देने के लिए थोड़ा ठीक ठाक एसिडिक या ठीक ठाक बेसिक होना चाहिए, तो नहीं। तो इसका मतलब याद रखो, IIT JEE एडवांस्ड ने भी ये पॉइंट पूछा हुआ है कि यदि कोई सॉल्ट ऐसा है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसे लिटमस टेस्ट में शामिल मत करो, क्योंकि डेटा तो दिया नहीं हमें, हम pH कैलकुलेट तो कर नहीं सकते। तो आप फिर ऐसे क्वेश्चन में मान के चलो कि कैटायन और आयन के जो हाइड्रोलिसिस की वजह से जो H+ और OH- आ रहे हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे एंड सॉल्यूशन विल बी वेरी मच क्लोज टू न्यूट्रल। एग्जैक्टली न्यूट्रल भले ही ना हो, आसपास न्यूट्रल होगा, तो उसे आप लिटमस टेस्ट में काउंट या शामिल ना करें। ये भी नहीं कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, ये भी नहीं, और ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस ये भी नहीं। हमें तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस देखने थे या एसिड ढूंढने थे। तो हाउ मेनी इज द राइट आंसर, 1 2 3 4 4 इज द राइट आंसर, दैट्स इट। यही है वेरी गुड क्वेश्चन, 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन, सो लाइक दैट यू हैड टू डू। तो गाइज ये एक अच्छा सवाल था, नोट करें। और क्वेश्चन लेते हैं, नोट इट डाउन।
नोटेड। Guys, let us take one numerical question on polyvalent cationic or anionic hydrolysis. Find pH of 0.1 m aqueous H3PO4, K1 10 की पावर -3, K2 10 की पावर -7, K3 10 की पावर -10 for H3PO4। आप ही करो क्वेश्चन सॉल्व। H3PO4 नहीं, मुझे सॉल्ट बताना था, करेक्शन करो। Na3PO4, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट है, ऑर्थोफॉस्फेट आयन है, इसका पीएच बताओ 0.1 m सॉल्यूशन है। डू इट, सॉल्व करो क्वेश्चन को। हाँ भाई, किया क्वेश्चन, जरा देखना क्या है ये। Na3PO4 क्या है ये? सॉल्ट। कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। किसका? PO4 3- हाइड्रोलाइज, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। और ये पॉलीवेलेंट ट्राईवेलेंट एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, तो इसका फॉर्मूला पीएच का आप अप्लाई कर सकते हो, ½ pKw प्लस pKa3 प्लस log C, प्रोवाइडेड व्हेन H1 इज लेस देन इक्वल टू 0.1। अब चेक भी तो करना पड़ेगा कि H1 है कितना। H1 क्या होता है भाई? H1 अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? KH1 अपॉन C, और KH1 किसके बराबर होता है? KW अपॉन K3 इंटू C। जरा देखें वैल्यू, 10 की पावर माइनस कितना 14, 10 की पावर K3 -10 इंटू कंसेंट्रेशन 0.1, तो ये कितना हो गया? -11, 10 की पावर -3, ऑफकोर्स विच इज लेस देन 0.1, ऑफकोर्स विच इज लेस देन 0.1। तो यस, दिस इज वैलिड। चेक करवा दिया मैंने भैया। रफली चेक करना पड़ता है कि H1 0.1 से कम है या नहीं है, वरना ये फॉर्मूला ना लग पाएगा, फिर तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो जरा रखना वैल्यूज। तो pH इज इक्वल टू ½ pKw 14, टेम्परेचर ना दिया हुआ हो तो क्वेश्चन में क्या मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस pKa3 मतलब pK3 10 प्लस log C दैट इज 0.1, 12 14 और 10 24, ½ 24 माइनस 1 हो गया। ये log 0.1 की वैल्यू 1 हो गई। 23/2 12.5, 11.5। That's it. Yes, it is a basic solution. Basic solution है and will turn red litmus blue and turns red litmus blue। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा एंड द pH has got to be 11.5। सो गाइज, ये है तरीका। दिस वाज हाउ यू हैड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये हो गए पॉलीवेलेंट कैटायनिक या एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पूरी बात समझा दी आपको। अब आखिरी केस बचा है। चैप्टर के 4 पार्ट थे। pH कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस हो चुका, वेरियस कॉम्बिनेशंस वी टॉक्ड अबाउट। दूसरा केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चल रहा है, बस खत्म होने को है। एक केस और लेना है एम्फीप्रोटिक एनायन का। थर्ड पार्ट विल बी बफर सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशंस एंड द लास्ट पार्ट विल बी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हेडिंग इनको pH ऑफ सॉल्ट हैविंग एम्फीप्रोटिक एनायन लिखो हेडिंग। पहले ये नोट कर लो।
हेडिंग लिखो pH ऑफ salt having amphiprotic anion. Just example, sodium bicarbonate, NaH2, PO4, Na2H, PO4, Na, बस यही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा। आपको पता ही था एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होता है, एनायन विच कंटेन्स एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। तो एम्फीप्रोटिक एनायन की डेफिनेशन हमने लिखी भी है आपके पास, एनायन विच कंटेन एटलीस्ट वन एसिडिक H, एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन हो ऐसा एनायन। तो इसका मतलब ये एम्फीप्रोटिक एनायंस जो होते हैं ये एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। आप इसे पानी में डुबोते हो तो ये टूट जाता है आयनों में Na+ एंड HCO3-। ये है एम्फीप्रोटिक एनायन। ये है एम्फीप्रोटिक एनायन। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये पानी में डुबोगे तो ये दो तरह का बिहेवियर शो करता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कैसे? HCO3- जब ये डिसोशिएट होता है तो टूटता है H+ एंड कार्बोनेट आयन लाइक दिस। अब चूंकि H+ दे रहा है तो ये एक एसिडिक बिहेवियर है, बिहेविंग लाइक एसिड। और ये क्या है? बाइकार्बोनेट आयन किसका डेरिवेटिव होता है? H2CO3 का। और H2CO3 के दो K होते हैं, K1 एंड K2। तो ये सेकेंड डिसोसिएशन है ऑफ H2CO3, तो ये Ka2 है, किसका? H2CO3 का, विच इज इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन कार्बोनेट आयन अपॉन HCO3-। इस तरीके से कहते हैं। नॉट ओनली दैट, HCO3- चूंकि एनायन है तो बेस की तरह भी बिहेव करता है, और पानी से ये एक तरीके से H+ गेन कर लेता है और क्या बना लेता है? कार्बोनिक एसिड प्लस OH-। यहां से H+ बना और यहां से OH बना। H+ और OH- तो दुश्मन होते हैं आपस में, और बना लेते हैं H2O लिक्विड। H+ और OH, तो यहां पर सब्सटेंस को इस तरीके से मिलाया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने पर बाइकार्बोनेट दो तरह की रिएक्शन शो की, एसिडिक बिहेवियर भी शो किया और बेसिक बिहेवियर भी शो किया। और इस तरीके से शो किया कि H+ भी बने, OH भी बने, और H+ और OH- जो भी बन के आए थोड़े थोड़े से आपस में दुश्मन हैं। H+ तो रिएक्ट कर देंगे और बनाएंगे वाटर। आप तो जानते हो पानी के अंदर H+ और OH- की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसी भी हालत में 10⁻14 से ज़्यादा हो नहीं सकता। ये तो पता ही है ना आपको कि H+ कंसंट्रेशन एंड OH- का प्रोडक्ट 10⁻14 होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट विल रिएक्टेड। ये रिएक्ट हो गए, फॉरवर्ड एरो शो करता है कि दिस इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो H+ और OH- जैसे ही कंज्यूम हुए ये घट गया, ये कंसंट्रेशन घट गई, तो बोथ आर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक तरीके से सेकंड रिएक्शन फर्स्ट को ड्रैग फॉरवर्ड करती है, और फर्स्ट रिएक्शन सेकंड को भी कैरी फॉरवर्ड या ड्रैग फॉरवर्ड करती है। ड्रैग तो वैसे पीछे के लिए बोलते हैं, मतलब पुशेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दोनों रिएक्शन अच्छी खासी आगे मूव करती हैं, और ऐसे में एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस बिकम नियरली इक्वल। एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस बिकम नियरली इक्वल। तो यही तो एक पॉइंट है यहां पर। तो हम ऐसे में दोनों का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्वल मान लेते हैं। हमेशा याद रखो, ये याद रख लो आप इस पॉइंट को, कि यदि कोई सब्सटेंस आप सॉल्यूशन में भिगोते हो, डुबोते हो, यदि कोई सब्सटेंस आप पानी में डुबो के सॉल्यूशन बनाते हो और वो इस तरह की रिएक्शंस डेवलप करे कि H+ भी प्रोड्यूस करे और OH- भी प्रोड्यूस करे, तो ऐसे केसेस में बोथ द रिएक्शंस आर फॉरवर्ड मूव्ड और फॉरवर्ड टेकन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन बोथ केसेस एंड एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर टेकन इक्वल। और ऐसे केसेस में pH डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर एक बात सुन लो यहाँ पर,
ये डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं, जो कि आवश्यक है ही नहीं, एडवांस्ड के लिए भी नहीं है आवश्यक, बट डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं आपको ये कि कैसे हम पीएच फाइंड आउट करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन दो तरीके से बिहेव करता है, एसिड बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी। अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है एक तरीके से, तो ये KH है और KH की वैल्यू अगर आप देखो तो H2CO3 इंटू OH माइनस अपॉन HCO3 माइनस, आप H प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ये तो बन गया KH और नीचे बन गया K1, तो KW अपॉन K1, किसका K1? H2CO3 का। और ये किसके बराबर है? वो थी तो सही कंसंट्रेशन H2CO3 एंड OH माइनस अपॉन HCO3 माइनस। अब ऐसे केसेस में हमने एक बात कही थी कि किसी सब्सटेंस को अगर सॉल्यूशन में डिबोते हैं और इस तरह की रिएक्शंस डेवलप करें कि H प्लस भी प्रोड्यूस हो और OH माइनस भी प्रोड्यूस हो, तो वो H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। बोथ द इक्विलिब्रियम आर शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस बिकम नियरली इक्वल। वी टेक देम इक्वल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड ऐसे केसेस में pH डज नॉट डिपेंड ऑन फाइनल या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लिख लें इन पॉइंट्स को। तो मैं एक काम करता हूं, ये तो है ही एक्सप्रेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं, मैं ये पॉइंट लिखूंगा अभी, तो लिखें इस बात को, यहां तक की बात नोट करो। स्टूडेंट्स चाहें तो ये पूरे डेरिवेशन को स्किप कर सकते हैं, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम क्या क्या रहे थे? इफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म solution such that it forms H plus as well as OH minus, then both reactions move or push forward, both reactions move or push forward each other, and extent of both the reactions are taken equal, and extent of both reactions are taken equal. तो एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर टेकन इक्वल, ये इक्वल मान लेते हैं हम। pH ऑफ सच सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। यही केस वहां भी था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में भी। तो इसका मतलब ऐसे में फिर क्या मान सकते हो आप? ऐसे भी ये मान सकते हो कि लगभग एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर नियरली सेम। तो कार्बोनेट और H2CO3 कंसेंट्रेशन को बराबर मान लेते हैं। तो H2CO3 कंसेंट्रेशन को वी अज्यूम इक्वल टू कार्बोनेट आयन, ये हम मान लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर अज्यूम्ड इक्वल। एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर अज्यूम्ड इक्वल, तो इनको हमने बराबर मान लिया, कार्बोनेट आयन को और H2CO3 को। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लो, यहां से आओ, 1 को 2 से डिवाइड करो तो K2 अपॉन कितना KW
और ऊपर K1 आ गया इज इक्वल टू H प्लस इंटू कार्बोनेट आयन अपॉन HCO3 माइनस कैंसिल आउट हो गया H2CO3 एंड OH माइनस। अच्छा ये तो पता ही है, सिंस कार्बोनेट आयन को हमने अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया, H2CO3 लिखा तो है ये। जब एक्सटेंट ऑफ बोथ द रिएक्शंस आर एज्यूम्ड इक्वल तो फिर कंसंट्रेशन लगभग बराबर हैं। तो सर H प्लस और OH माइनस ही बराबर मान लो, pH 7 हो गई। अरे नहीं, 7 के आसपास ही होगी, बट हमें pH तो कैलकुलेट करनी है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेशन कर लिया हमने, तो ये कैंसल्ड आउट हो गए और OH माइनस को क्या लिख दिया, KW अपॉन H प्लस। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया K1 K2 अपॉन KW इंटू H प्लस का स्क्वायर हो गया ये अपॉन KW। क्यों, OH माइनस को लिख दिया KW अपॉन H प्लस, ये कैंसिल आउट आ गया यहाँ से एक्सप्रेशन। H प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K1 इंटू K2 एंड pH ऑफ सच सोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ pK1 प्लस या pKa1 प्लस pKa2। तो pH ऑफ सच सोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ pKa1 प्लस pKa2। गाइज ये था फॉर्मूला, कहीं दिख रही है कंसेंट्रेशन इसमें? तो pH ऑफ सच सोल्यूशन ऑफ एम्फीप्रोटिक आयंस, सॉल्ट कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक आयंस डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही हमने वहां भी देखा था कि वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसमें pH डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नोट करो पूरी बात, ये फॉर्मूला आ गया। आप चाहो तो डेरिवेशन छोड़ दो, मत करो। अगर बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो, टेंशन लग रही है, तनाव आ गया है, मांसपेशियां खिंच गई हैं माथे की, दिमाग गर्म हो गया है, माथा गर्म हो गया है, छोड़ दो, फॉर्मूला याद लो, काम चल जाएगा। चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस्ड हो। बट कुछ बच्चे तो होते हैं ना, सब कुछ समझ के चलते हैं, तो भैया समझो सारी बात, कौन मना कर रहा है। बट अल्टीमेटली जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हमें सीखने के साथ साथ मैनेज भी करना होता है, तो मैनेजिंग स्किल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। पूरी बात नोट करो। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन की pH का फॉर्मूला था, हाफ pKa1 प्लस pK2। K1 K2 किसके हैं, H2CO3 के, कार्बोनिक एसिड के। मैं पूरी बात फिर दोबारा लिखूंगा कि बाकी केसेस में हम हाउ टू फाइंड आउट pH, नोट इट डाउन। तो जैसे मान लो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी pH का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ pKa1 प्लस pKa2। क्योंकि ये H2CO3 का डेरिवेटिव था, एम्फीप्रोटिक आयन है, दो ही K हैं, K1 K2। दिक्कत आती है जब हम बात करते हैं NaH2PO4 में, इसकी pH का फॉर्मूला होगा हाफ pKa1 प्लस pKa2। और यदि मान लो ऐसा है Na2HPO4 है, ये भी एम्फीप्रोटिक आयन है, तो pH का फॉर्मूला होगा हाफ pKa2 प्लस pKa3। कंसेंट्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये फॉर्मूला याद कर लो आप। NaHCO3 बाइकार्बोनेट आयन है, एम्फीप्रोटिक है, डाइप्रोटिक एसिड का एनायन है, तो हाफ pKa1 प्लस pKa2।
यहाँ NaH2PO4 है, ट्राइप्रोटिक एसिड था H3PO4, उसका डेरिवेटिव है, तो अगर NaH2PO4 है तो हाफ pKa1 प्लस pKa2, और Na2HPO4 है तो हाफ pKa2 प्लस pKa3। या तो A1 एंड A2 आएंगे या A2 एंड A3 आएंगे, A1 एंड A3 कभी नहीं आएंगे। तो ये याद कर लें, रिमेंबर। तो ये था पीएच कैलकुलेशन ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे, फाइंड पीएच ऑफ 0.2m एक्वस NaH2PO4। K1 दिया हुआ है 10 की पावर -3, K2 दिया है 10 की पावर -7, K3 दिया है मान लो 10 की पावर -10। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहचान पड़ जानी चाहिए। कौन है? सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर कौन सा आयन? एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक में कौन सा? H2PO4 माइनस। तो फिर पीएच का फॉर्मूला है हाफ pK1 प्लस pK2, हाफ 3 प्लस 7 10 5, दैट्स इट। ये आंसर है। तो pH is 5, still the solution is acidic. So like that you can find out. इसको नोट कर ली, नोट इट डाउन। चलिए बात करेंगे अब बफर सॉल्यूशन की। तो हेडिंग लिखो बफर सॉल्यूशन। मैंने कहा था चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस वो हो चुका, हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वो भी हो चुका, एंड नाउ द मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज बफर सॉल्यूशन एंड टाइट्रेशंस। तो हेडिंग लिखो बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस या पानी मिलाने पर उनकी पीएच पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनकी प्रॉपर्टी है और ख़ास वाइटल प्रॉपर्टी है कि ये वो सॉल्यूशन हैं जिनमें थोड़ा सा पानी या एसिड या बेस मिलाने पर पीएच पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिखो सॉल्यूशन which resist change in its pH on addition of a small amount of an acid or base or वाटर। ये परिभाषा है, हम डिफाइन करते हैं बफर सॉल्यूशन के लिए। सो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि चेंज बिल्कुल नहीं होता, नेग्लिजिबल चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज होता है इन द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और वाटर इज एडेड। दूसरे शब्दों में ऐसे लिखें, change in pH of buffer solution is very small on addition of a small amount of an acid or base. तो change in pH of the buffer solution is very small on addition of a small amount of an acid or base or water. ऐसा नहीं है कि चेंज बिल्कुल नहीं होता, जीरो चेंज नहीं होता, चेंज होता है बट इट इज वेरी स्मॉल। तो जब भी तो परिभाषा थी कि सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन इट्स pH on addition of a small amount of an acid or base or water। तो चेंज इन pH of the buffer solution is very small on addition of a small amount of an acid or base or water। ये कहलाता है बफर सॉल्यूशंस। अब बात आती है जैसे एग्जांपल्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। एग्जांपल्स ऑफ बफर सॉल्यूशन जैसे एनिमल ब्लड इज बफर्ड। बफर्ड का मतलब जो इंसान का जो खून है, ब्लड है, वो भी बफर्ड है। उसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस मिलाओ तो उसकी पीएच भी लगभग कांस्टेंट रहती है। वो रेजिस्ट करता है इन द चेंज ऑफ द पीएच एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड
कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, या इस तरीके से एनिमल ब्लड इज बफर्ड ड्यू टू डिजॉल्व्ड CO2 और H2CO3 एंड HCO3 माइनस। तो कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट का एक बफर होता है, उसमें ब्लड के अंदर सांस लेते हैं तो CO2 थोड़ा डिजॉल्व होता ही है, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, तो CO2 इज डिजॉल्व इन द ब्लड इन अ सर्टेन अमाउंट, एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं इनकी वजह से ब्लड इज बफर्ड। तो याद रखना है एनिमल ब्लड इज बफर्ड। और एग्जाम्पल्स जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स is buffered. Aqueous solution of borax is also buffered. बोरेक्स क्या होता है? Na2B4O7 dot 10H2O. Na2B4O7 dot 10H2O, this is called बोरेक्स। तो बोरेक्स वाइट पाउडर होता है। Aqueous solution is also buffered. और जैसे CS3COH प्लस CH3CONA, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिटिक एसिड हो और सोडियम एसिटेट हो, इट इज बफर्ड। और जैसे अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बफर सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस और वाटर, इसे बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। पहले यहां तक की बात नोट करो, नोट इट डाउन। Types of buffer solution. बफर सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, मिक्स्ड बफर और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। एक होते हैं सिंपल बफर, mixed buffer solution and simple buffer solution. Mixed buffer is also divided into two parts, acidic buffer solution, basic buffer solution. Mainly we are going to talk about mixed buffer solution. चलो डिफाइन करते हैं मिक्स्ड बफर क्या होते हैं और बफर एक्शन कैसे आता है। मतलब बार बार हम बफर बफर कर रहे हैं, इतनी देर हो गई, क्या है इनमें ऐसा, मतलब जो ये पीएच में चेंज होने ही नहीं दे रहे हैं, मतलब होने तो दे रहे हैं, बहुत नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है पीएच में, वेरी स्मॉल चेंज इन पीएच, ऐसा क्या खास बात है इनमें? चलो देखते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं ए, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ द टू कंपाउंड्स, अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। ये दो कंपाउंड्स को मिक्स करने के बाद जो बफर सॉल्यूशन बनता है उसे मिक्स्ड बफर बोलते हैं। इसमें भी फर्स्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन, acidic buffer solution. What is acidic buffer solution? This is important. It is a solution consisting of solution
consisting of a weak acid and its conjugate base. तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। तो वीक एसिड और कंजुगेट बेस का जो मिक्सचर है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कराता है। ध्यान दो, वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंजुगेट बेस बफर नहीं बनाते, लिखेंगे इस बात को। जैसे एग्जांपल, वीक एसिड का एग्जांपल, सबसे पहले वीक एसिड का एग्जांपल देखो तो मेरे दिमाग में तो एसिडिक एसिड आता है, शायद आपके दिमाग में भी आता हो। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड हो और उसका कंजुगेट बेस, हु इज कंजुगेट बेस? एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन फ्री तो अवेलेबल होगा नहीं, किसी सॉल्ट के फॉर्म में होगा, जैसे NaCH3CONa सोडियम एसीटेट। एक्वस। कोई भी वीक एसिड ले लो, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड, और उसका कंजुगेट बेस कौन? HCO माइनस, सॉल्ट के साथ होगा तो जैसे HCOK। जैसे और एग्जांपल, कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस NaHCO3, ये ब्लड के अंदर ऑब्जर्व्ड इन ब्लड। ह्यूमन ब्लड या एनिमल ब्लड में बफर इज मेनली बिकॉज ऑफ डिजॉल्व CO2 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये भी तो वीक एसिड और कंजुगेट बेस का मिक्सचर है, तो ये बफर ही तो है वीक एसिड। और जैसे वीक एसिड कौन? H3PO4 प्लस NaH2PO4। नॉट ओनली दैट, और भी कैसे इस टाइप के जो बफर सॉल्यूशंस हैं, दे आर कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। तो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर्स। ये एसिडिक बफर्स हैं। अब बार बार यही बात आ रही है कि ये एसिडिक बफर हैं, इनमें क्या है मतलब ऐसा जो ये बफर की तरह बिहेव कर रहे हैं? बफर मतलब क्या? चलो बात करते हैं, लिखो हेडिंग। यहां तक की बात नोट करने के बाद, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, नोट करो पूरी बात। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, बफर एक्शन, मान लो कोई वीक एसिड और कंजुगेट बेस ले लिया, जैसे कौन? मान लो जैसे CH3COH ले लिया और साथ में CH3CONa भी है। ये एसिड है तो ये कंजुगेट बेस है सॉल्ट के फॉर्म में। तो एसिडिक एसिड अगर एसिड है तो ये CH3CONa कंजुगेट बेस है सॉल्ट के फॉर्म में। अब ये बफर है। अच्छा, प्योर वाटर इज नॉट ए बफर। जैसे वाटर की बात करें, ये पानी है, मान लो ये 1 लीटर वाटर है, तो pH कितनी हो गई? 7 हो गई। प्योर वाटर है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफॉल्ट मानते ही हैं, तो pH इज 7 फॉर दिस सॉल्यूशन। आप इस सॉल्यूशन में मान लो 1 ml 1 m HCl इज एडेड। 1 ml 1 m HCl मिला दिया आपने, बस 2-3 ड्रॉप HCl मिला दिया 1 m। तो बताओ क्या हो गया? H+ की कंसेंट्रेशन फाइनली कितनी हो गई? मिलीमोल्स कितने थे? वाटर से आने वाला तो नेग्लिजिबल है, तो 1 × 10⁻³ लीटर वॉल्यूम इंटू 1 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम,
कितना 1.001 लीटर, ये मोल्स H प्लस के, विच इज वर्चुअली 10⁻³ m। सो pH फाइनल क्या हो गई 3। अरे देखो पानी था 1 लीटर, pH 7 थी, उसमें आपने जस्ट 1 ml 1 m HCl मिला दिया, थोड़ा सा ही है 1 ml, कोई बहुत ज़्यादा ना होता, इतना सा यूं आपने मिला दिया, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन हो गई वॉल्यूम लीटर में इंटू मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स हो गए अपॉन वॉल्यूम 1.001 लीटर। 1.001 को हमने 1 ही मान लिया, 10⁻³ m H प्लस कंसेंट्रेशन, pH कितनी हो गई 3, 4 यूनिट चेंज हो गई, 7 से 4 3 पे आ गई, तो डेल्टा pH कितना हो गया, चेंज इन pH 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स का pH का चाहिए। इसका मतलब जरा सा आपने पानी के अंदर एसिड मिला दिया तो pH में भारी चेंज होगा, सो देयर इज ए ह्यूज चेंज इन द pH, सो इट इज नॉट बफर्ड। बफर्ड सॉल्यूशन तो वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाओ तो pH में चेंज बड़ा नेग्लिजिबल सा हो, बड़ा हल्का सा हो, बड़ा कम हो, ना है ये बफर। फिर तो बफर एक्शन ऑफ द एसिडिक बफर, दिस इज द एसिडिक बफर, एसिड एंड कंजुगेट बेस। अब मान लो अगर HCl मिलाएं तो क्या होगा, तो मान लो HCl मिला दिया हमने, तो जैसे ही बाहर से HCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड, a small amount of HCl is added। अब मान लो हमने HCl की एक स्मॉल अमाउंट मिला दी, तो बाहर से H प्लस मिलाया, ये एडेड एक्सटर्नली बाहर से मिला दिया, ठीक है, तो ये H प्लस जिंदा रह गया, जैसे यहां जिंदा रह गया था, बाहर से H प्लस मिलाया, बस H प्लस जिंदा रह गया, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, pH भारी मात्रा से घट गई, pH चेंज हो गया। यहाँ H प्लस अगर जिंदा रह गया तो यहाँ भी pH को चेंज कर देगा, इसे जिंदा छोड़ता ही नहीं, इनमें से कोई दौड़ के आएगा और इसे खा जाएगा। H प्लस को कौन खाएगा, अब H प्लस तो एसिड है, एसिड बाहर से मिलाया, इसे खाने के लिए कौन आएगा, एसिड उठाने के लिए तो बेस ही आएगा ना, एसिड उठाने के लिए एसिड थोड़ी आएगा, बेस कौन, यही तो है कंजुगेट बेस, कौन CH3CONA। पानी में तो CH3CO माइनस है, वो आएगा बाहर से, कहाँ से, पूरा लिख लो चलो, Na ये आया, और ये आने के बाद क्या बना लेगा, CH3COH प्लस, बस Na प्लस बना लिया। Na प्लस तो कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वेशन कैंसिल आउट हो गई, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि H प्लस तो बाहर से मिलाया था, एसीटेट आयन दौड़ता हुआ आया, H प्लस को खाया और किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिडिक एसिड में। सर ये कैसे पता कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अरे पागल हुए हो क्या, देखो ना इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 1/k है ये एसिडिक एसिड का, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻+5। अरे ये एसिडिक एसिड के डिसोसिएशन का उल्टा ही तो लिखा है, और एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कितना होता है 1/k, तो ये 1/k हो गया, और k का ऑर्डर कितना होता है एसिडिक एसिड का, 10⁻⁻5 का ऑर्डर, ऊपर गया तो 10⁻+5। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सो लार्ज यू कांट स्टॉप द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टू लार्ज indicating reaction shifting forward almost completely। ये इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना लार्ज है कि ये इंडिकेट करता है कि इक्विलिब्रियम कंप्लीटली फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, बाहर से मिलाया हुआ H प्लस को जिंदा ही नहीं छोड़ा, निपटा दिया किसने, इनमें से किसने कंजुगेट बेस ने। और H प्लस अगर जिंदा रह जाता तो pH चेंज हो जाती, H प्लस फ्रीली अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली pH में चेंज लार्ज होगा। अब H प्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एक वीक एसिड में, और वीक एसिड से आने वाला H प्लस तो नेग्लिजिबल होगा, हालांकि pH में चेंज होगी थोड़ी सी, नेग्लिजिबल।
तो एक तरीके से जो बाहर से मिलाने वाला H+ है उसे CH3CO- ने कंज्यूम कर लिया, ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जो बहुत मामूली, बहुत कम टूटता है। इसलिए मेजर इफेक्ट ऑफ द H+ एक्सटर्नली एडेड हैज बीन मिटिगेटेड। मिटिगेटेड मींस हैज बीन एलिमिनेटेड, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, H+ के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसे वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं ना हमारे आर्म्ड फोर्सेस, इस टाइप से। तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया, डेड कर दिया H+ को। हाँ, ये H+ जिंदा रह जाता तो खलबली मचा देता है। तो समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो सर एसिड मिलाया, बेस मिलाते तो, चलो बेस मिलाते तो लेट अस सी। मैं ये राइट साइड वाला हटा रहा हूं, यही लिखूंगा साथ के साथ, पहले ये नोट करो पूरी बात। मान लो a small amount of base is added। मान लो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, मान लो NaOH है, वो ऐड कर दिया। अब बाहर से NaOH मिलाओगे तो OH- एक्सटर्नली ऐड किया। अब वही बात, OH- का भी प्रभाव बहुत ड्रास्टिक होता है। अगर OH- जिंदा रह गया सॉल्यूशन में तो pH चेंज कर देगा, खलबली मचा देगा सॉल्यूशन में, इसे जिंदा ही नहीं छोड़ता। इस बार बेस बाहर से मिला रहे हो, कौन खाने आएगा इसको? इसको खा जाएगा कौन? एसिटिक एसिड। और क्या बना लेगा? CH3CO- एंड H2O लिक्विड। सर हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें कि दिस रिएक्शन इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? हम कैसे मान लें कि रिएक्शन इज कंप्लीटली गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? मत मान लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के तो चेक कर लोगे। ये तो पता है ना आपको कि यदि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लार्ज है तो यू कांट स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन विल गो ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अरे ये बात तो पढ़ी है आपने कि यदि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लार्ज हो, रोक कैसे ना रुकेगी रिएक्शन, वो तो जाएगी फॉरवर्ड में। तो जरा दिखाइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट? CH3CO- अपॉन CH3COH और कौन? OH-। एक काम करो, H+ से मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? कट तो ना गया, मैं चलो चेक कर लूँ, बच गया समहाउ, इतना सा बचा है। तो ये ऊपर में ये क्या आ गया? दिस इज नथिंग बट, अगर ध्यान से देखो तो K अपॉन KW 10⁻⁻5 का ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली, एंड दिस इज 10⁻⁻14 10⁻+9। रुक जाएगी क्या रिएक्शन? देखिए जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻+9। कहां से रोकोगे? रिएक्शन विल गो कंप्लीटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। OH- इज न्यूट्रलाइज्ड, OH- को निपटा दिया। किसने? दौड़ के आया एसिडिक एसिड। हालांकि थोड़ा कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया, इसकी वजह से थोड़ा कॉम्पोजिशन चेंज हुआ होगा। एसिडिक एसिड की अमाउंट घट गई और एसिटेट आयन या सोडियम एसिटेट की अमाउंट थोड़ी बढ़ गई। तो गाइस ये तरीका था। तो इसका मतलब OH- को जिंदा ही नहीं रहने दिया, H+ को जिंदा ही नहीं रहने दिया। बाहर से आप एसिड या बेस मिला रहे हो तो बफर तो उसे खत्म कर दे रहा है, जिंदा नहीं छोड़ रहा। पानी में ऐसी कुछ बात नहीं थी। वाटर इज नॉट बफर्ड, वाटर इज नॉट ए बफर वन। वाटर बफर नहीं कर सकता, वाटर अपनी pH को कांस्टेंट मेंटेन, नियरली कांस्टेंट मेंटेन नहीं करा सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो बाहर से थोड़ा ऊंच नीच हो जाए। ऊंच नीच मतलब थोड़ा एसिड या बेस मिलाएं तो वो उसको न्यूट्रलाइज या उसको कंज्यूम कर पाए। I hope you have understood. So this is the buffer action of acidic buffer, and similarly you will have the acidic buffer action of the basic buffer. तो एसिडिक बफर का मतलब ये हुआ कि बाहर से एसिड या बेस मिलाओगे, बफर में से कोई कंपोनेंट आके उस एसिड बेस को खा जाएगा और अपनी pH को मेंटेन रखने की पूरी भरकस कोशिश करेगा। That is the meaning of buffer solution. I hope you have understood the concept.
technically I have told you with the help of the equilibrium constant that the reactions are going quite large in the forward direction, and from external source whatever H plus or OH minus you added, they have been neutralized. Guys, ये था बफर एक्शन ऑफ द एसिडिक बफर. अब ये बात नोट करो और लिखेंगे अब pH ऑफ बफर सॉल्यूशन. तो हेडिंग लिखो pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन. तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की pH कैसे फाइंड आउट करें, चलो आज बस यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी का लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स इट फॉर नाउ.